साथियों, एक ऐसा समुदाय जिसकी आबादी बहुसंख्यक होने के बावजूद भी उससे ताल्लुक रखने वाले लोगों का मनुवादी व्यवस्था ने हजारों सालों तक शोषण किया। इस व्यवस्था ने इन मूल निवासियों का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप कमजोर किया। इन लोगों को हजारों वर्षों तक गुलाम बनाए रखा। बहुजन समाज में जन्मे अनेक संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने समय समय पर इस सामाजिक व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया और इस देश में समतामूलक समाज की नींव रखी। आज भारतीय संविधान की छाया में उसी समुदाय के लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 5 उभरते हुए बहुजन युवा सांसदों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अंबेडकरवादी आंदोलन को एक नई पहचान दी है। नंबर 1 पर आते हैं चंद्रशेखर आजाद। आजाद का जन्म 1986 में उत्तर प्रदेश के छुट्टमपुर के पास धड़कौली गांव में हुआ था। उन्होंने स्थानीय जिला कॉलेज से अपनी कानून की डिग्री पूरी की। चंद्रशेखर आजाद को पहली बार 2015 में संकट का सामना करना पड़ा जब उन्होंने एक बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, धड़कौली के महान चमार आपका स्वागत करते हैं, जिससे दलितों और ठाकुरों के बीच तनाव पैदा हो गया। उन्होंने इस घटना के तुरंत बाद भीम आर्मी का आयोजन शुरू किया और कई युवाओं को इसमें शामिल किया गया। भीम आर्मी की स्थापना 2015 में आजाद ने की। सामाजिक न्याय के प्रति आजाद की प्रतिबद्धता उनके पिता, एक स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा सामना किए गए अन्याय से उपजी है, जिन्हें, जैसा कि कहानी है, भोजन और पानी के लिए अपने बर्तन खुद लाने के लिए कहा गया था। चंद्रशेखर ने दलित छात्रों के साथ स्थानीय एएचपी इंटर कॉलेज में होने वाले भेदभाव को उजागर किया, जिसमें बेंच साफ न करने और पानी न पीने जैसी साधारण बातों के लिए दलित छात्रों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की ओर ध्यान दिलाया। इस तरह के जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। चंद्रशेखर ने अपनी प्रेरणा को समझाते हुए कहा। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने भीम आर्मी जैसे संगठन की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए कहा कि भीम आर्मी ने न केवल जातिगत उत्पीड़न से लड़ने का प्रयास किया, बल्कि इसने पाठशालाएं भी शुरू की, जहां वरिष्ठ दलित छात्र सरकारी स्कूलों में शिक्षण की खराब गुणवत्ता को दूर करने के लिए अपने कनिष्ठों की मदद करते थे। पहली पाठशाला में सहारनपुर के फतेहपुर भादो गांव में स्थापित की गई थी और अगले वर्षों में संख्या बढ़ती गई। केवल सहारनपुर में बल्कि इसके पड़ोसी जिलों मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली में भी लगभग 350 स्कूल थे। सहारनपुर के शब्बीरपुर और रामपुर गांवों में दलित समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दलित विरोधी हिंसा भड़क उठी जब उन्होंने महाराणा प्रताप की जयंती मनाने के लिए ठाकुर समुदाय के सदस्यों द्वारा शुरू की गई शोभा यात्रा का विरोध किया। दलितों ने आरोप लगाया था कि उक्त यात्रा के लिए कोई अनुमति नहीं थी। इस घटना में 60 दलितों के घर जला दिए गए। 9 मई 2017 को शब्बीरपुर गांव में भीड़ की हिंसा भड़क उठी जब पुलिस ने भीम आर्मी के नेतृत्व में गांधी मैदान में एकत्र हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के एक समूह पर लाठीचार्ज किया। भीम आर्मी ने प्रभावित दलित परिवारों को मुआवजा देने और हमलावरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की। हमलों में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि अभूतपूर्व लाठीचार्ज के बाद हुई हिंसा निश्चित रूप से निंदनीय थी, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस हिंसा में कोई भी मारा नहीं गया या गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां चंद्रशेखर ने एक जोशीला भाषण दिया। चंद्रशेखर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर कई आपराधिक मामले अन्यायपूर्ण तरीके से थोपे जाने के अलावा उन पर कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA भी लगा दिया गया था। अन्य मामलों में जमानत मिलने के ठीक एक दिन बाद सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा के तहत NSA के आवेदन को बढ़ा दिया। उनकी नजरबंदी 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है, जिसका अर्थ है कि उन्हें हिरासत में रखा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि बोर्ड पर सभी सामग्रियों पर विचार करने और सरकार के सलाहकार बोर्ड नजरबंदी की सलाह के बाद नजरबंदी की अवधि को अस्थायी रूप से बढ़ाया जा रहा है।
चंद्रशेखर आजाद पहले ही 9 महीने जेल में बिता चुके हैं और उनकी जान को गंभीर खतरा बना हुआ है। यह बात बिल्कुल अविश्वसनीय लगती है कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है, जबकि वास्तव में वे शिक्षा को सुलभ बनाकर दलित समुदाय में चेतना जगाने और उन्हें सशक्त बनाने का अनुकरणीय कार्य कर रहे थे। वास्तव में भीम आर्मी का उदय दलितों के संघर्ष की पाठ्यपुस्तक में एक नया अध्याय है और यह भारत के दलित आंदोलन की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकता है। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख के राजू ने स्क्रॉल से कहा, सहारनपुर में हुई घटनाएं और जंतर मंतर पर हजारों दलितों का जमावड़ा सभी राजनीतिक दलों के लिए एक चेतावनी है। उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी दलितों का समर्थन हासिल करने में सफल नहीं रही है। चंद्रशेखर की गिरफ्तारी ने कथित तौर पर मुसलमानों को भी उत्साहित किया है। चंद्रशेखर ने खुद चलचित्र अभियान से कहा कि मुसलमान इस देश के लिए खतरा नहीं है, ब्राह्मणवाद है। सीजेपी ने चंद्रशेखर की रिहाई के लिए अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया है। सिटीजन्स ऑफ जस्टिस एंड पीस सीजेपी द्वारा एक ऑनलाइन याचिका पर बड़ी संख्या में हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं, जिसमें दिल को छू लेने वाली टिप्पणियां हैं जो शब्दों और भावनाओं में इस बात को प्रतिध्वनित करती हैं कि चंद्रशेखर आज बहुत से भारतीयों के लिए क्या मायने रखते हैं। सभी को इसमें शामिल होने और उनकी तत्काल रिहाई की मांग को आवाज देने की जरूरत है। चंद्रशेखर आजाद ने 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से लड़ा और भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंचे। आज चंद्रशेखर आजाद सांसद बन चुके हैं और दलित पिछड़ों की आवाज संसद में बुलंद कर रहे हैं। नंबर 2 पर आती हैं संजना जाटव। 18वीं लोकसभा के लिए राजस्थान के भरतपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद चुनी गई कांग्रेस संजना जाटव देश के युवा सांसदों में से एक हैं। दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाली संजना जाटव वो शख्स हैं जिन्होंने जिला परिषद सदस्य से सांसद बनने तक का सफर तय किया है। संजना जाटव के कांस्टेबल पति कप्तान सिंह ने बताया कि पत्नी संजना का भरतपुर से सांसद बनना इतना आसान नहीं था। राह में कई दिक्कतें आईं। पहले विधानसभा चुनाव में 409 वोटों से हार का मुंह भी देखना पड़ा। मामूली अंतर से बेटी की केसद में पिता की जान तक चली गई, मगर पत्नी संजना ने हिम्मत नहीं हारी। संजना जाटव का जन्म 1 मई 1998 को राजस्थान के भरतपुर जिले की वैर विधानसभा क्षेत्र के भुसावर में सीताराम जाटव व रेशम देवी के घर हुआ। संजना जाटव की शादी 7 दिसंबर 2016 को अलवर जिले की कठूमर तहसील के गांव समूची निवासी कप्तान सिंह के साथ हुई। संजना की सास का नाम रामवती देवी व ससुर का नाम हरभजन सिंह है। संजना जाटव के 2 बच्चे हैं। 4 साल की बेटी का नाम सृष्टि व 6 साल का बेटा कार्तिक है। शादी के बाद संजना जाटव ने महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के गांधी ज्योति कॉलेज से बीए और लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी अलवर से एलएलबी की डिग्री ली। संजना जाटव के पति कप्तान सिंह साल 2012 से राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हैं। कप्तान सिंह वर्तमान में अलवर जिले के थाना गाजी में पोस्टेड हैं। संजना जाटव के मायके में कोई राजनीति से नहीं जुड़ा। ससुर हरभजन सिंह ठेकेदार हैं। बड़े ससुर कमल सिंह सरपंच रह चुके हैं। बड़े ससुर कमल सिंह के कहने पर संजना जाटव ने अलवर के वार्ड नंबर 29 से चुनाव लड़ा। जिला परिषद सदस्य चुनी गई। जिला परिषद सदस्य बनने के बाद वह अपने ससुर के साथ कांग्रेस नेताओं से मिलने जयपुर आईं। कांग्रेस के एक नेता के यहां पहुंची तो वहां करीब 100 लोगों की मौजूदगी में कांग्रेस नेता ने तंज कसा कि इससे विधायक बनने की जल्दी है। कांग्रेस नेता का यह तंज संजना के ससुर को अपमानजनक लगा। फिर भी उन्होंने संजना को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले संजना ने एलएलबी की डिग्री ली। इस बीच वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और प्रियंका गांधी के मैं भी LDDH की हूं, LDDH सकती हूं कैंपेन से जुड़ी। संजना जाटव के लिए कांग्रेस ने काटा 4 बार के विधायक का टिकट। संजना जाटव के ससुराल वालों के कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह के अच्छे सियासी संबंध हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भंवर जितेंद्र सिंह ने संजना जाटव की मुलाकात राहुल गांधी व प्रियंका गांधी से करवाई।
प्रियंका गांधी ने भंवर जितेंद्र सिंह से कहा कि इसे आगे बढ़ाना है। तब से संजना भंवर जितेंद्र सिंह के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने लगी। प्रियंका गांधी की करीबी होने का फायदा संजना जाटव को राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिला। नतीजा यह रहा कि कांग्रेस ने 4 बार के विधायक बाबूलाल बैरवा का टिकट काटकर संजना जाटव को मैदान में उतारा। कठूमर विधानसभा चुनाव में संजना जाटव भाजपा के रमेश खींची के सामने 409 वोटों से हार गईं। एसएससी की सीट कठूमर यूं तो अलवर जिले में है, मगर यह भरतपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। कठूमर से हारने के बावजूद संजना जाटव जनता से मुंह, वह क्षेत्र में कांग्रेस के लिए लगातार काम करती रहीं, खुद को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया। अब तक संजना जाटव कांग्रेस आलाकमान की नजरों में आ चुकी थीं। कांग्रेस को भी लगने लगा कि संजना जाटव भरतपुर लोकसभा चुनाव में जीत सकती है। कांग्रेस ने संजना जाटव को भरतपुर लोकसभा चुनाव में टिकट दिया। उनके चुनाव की कमान भंवर जितेंद्र सिंह को सौंपी। भंवर जितेंद्र सिंह के अलावा भरतपुर से कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह का भी संजना जाटव को साथ मिला। विश्वेंद्र सिंह ने तो संजना जाटव को अपनी बेटी बताया और उसके समर्थन वोट मांगे। विश्वेंद्र सिंह की वजह से संजना को जाटों के वोट मिले। भरतपुर लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा यह रहा कि कांग्रेस की संजना जाटव ने 50,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की। भरतपुर की सांसद बनने के साथ ही संजना जाटव ने 2 रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। संजना जाटव का एक रिकॉर्ड तो यह है कि ये राजस्थान की सबसे युवा महिला सांसद हैं। दूसरा रिकॉर्ड ये कि संजना जाटव राजस्थान के सभी 25 सांसदों में सबसे गरीब है। नंबर 3 पर आते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान भारतीय राजनीति के एक युवा और उभरते हुए नेता हैं। वे लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के अध्यक्ष और बिहार के जमुई लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। चिराग अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को बिहार के खगड़िया जिले में हुआ था। उनके पिता रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के एक प्रमुख नेता थे और उनकी माता रीना पासवान एक गृहिणी हैं। चिराग का पालन पोषण एक राजनीतिक परिवार में हुआ, जहां उन्हें बचपन से ही राजनीति की बारीकियों से परिचित कराया गया। चिराग ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के डीपीएस आरके पुरम से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। राजनीति में आने से पहले चिराग ने फिल्मी करियर में भी अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने हुई बॉलीवुड फिल्म मिले ना मिले हम में मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई, लेकिन इससे उन्हें काफी पहचान मिली और उन्होंने अपने फिल्मी करियर को छोड़कर राजनीति में कदम रखा। चिराग पासवान ने 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने बिहार के जमुई लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उनकी इस जीत ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक नई पहचान दिलाई। वे अपने पिता रामविलास पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के प्रमुख नेता बने। चिराग पासवान ने लगातार 2 बार लोकसभा चुनावों में जमुई से जीत हासिल की। सांसद के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। वे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहे हैं। अपने पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग को लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने पार्टी को नई दिशा देने और युवाओं को राजनीति में शामिल करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उनकी नेतृत्व क्षमता और दृढ़ संकल्प ने पार्टी को मजबूती प्रदान की है। चिराग पासवान ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए कई परियोजनाओं को शुरू किया। उन्होंने स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने, छात्रवृत्ति योजनाओं को बढ़ावा देने और चिकित्सा सेवाओं की पहुंच को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। चिराग ने अपने क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए कई परियोजनाओं को लागू किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण,
बिजली की आपूर्ति में सुधार और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने के लिए विशेष ध्यान दिया। चिराग पासवान न केवल एक राजनीतिज्ञ हैं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाओं को लागू किया है। वे हमेशा से समाज सेवा में सक्रिय रहे हैं और विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। चिराग पासवान को अपने राजनीतिक करियर के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने पार्टी के भीतर असंतोष, राजनीतिक विरोध और कई अन्य समस्याओं का सामना किया, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता और संघर्षशीलता ने उन्हें इन सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में मदद की। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की समस्याएं हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही हैं। चिराग ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए कई योजनाओं को लागू किया और समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए काम किया। चिराग पासवान का जीवन और करियर एक प्रेरणा है। उनकी निष्ठा, मेहनत और जनता के प्रति समर्पण ने उन्हें एक प्रभावशाली नेता बनाया है। उनकी नेतृत्व क्षमता, सामाजिक योगदान और जनता के प्रति उनकी सेवा भावना उन्हें एक विशिष्ट व्यक्तित्व बनाते हैं। उनका योगदान और प्रभाव भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक होगा। नंबर 4 पर आती हैं कुमारी शैलजा, पूर्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। कुमारी शैलजा का जन्म चंडीगढ़ के दलित नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी दलबीर सिंह के घर 24 सितंबर 1962 को हुआ था। माता का नाम कलावती था, जिनका मार्च 2012 में निधन हुआ। एक स्त्री होने के बावजूद उन्होंने अपनी मां को मुखाग्नि दी थी। अविवाहित कुमारी शैलजा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध हैं। कुमारी शैलजा बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थीं। प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के जीसस एंड मेरी पब्लिक स्कूल में हुई। स्नातकोत्तर तथा एमफिल चंडीगढ़ से पंजाब विश्वविद्यालय से किया। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनकर इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वे पहली बार 10वीं लोकसभा चुनाव में हरियाणा के सिरसा लोकसभा सीट से जीती और नरसिंह राव सरकार में शिक्षा और संस्कृति राज्य मंत्री बनी। कुमारी शैलजा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा और संस्कृति विभाग की केंद्रीय उप मंत्री रहीं और उक्त विभाग की केंद्रीय राज्य मंत्री रहीं। 11वीं लोकसभा में दूसरी बार सिरसा सीट से जीत हासिल की तथा कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारी समिति की सदस्य बनी। कुमारी शैलजा ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव व प्रवक्ता पद का दायित्व संभाला। तीसरी बार 14वें लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा ने हरियाणा की अंबाला सीट का प्रतिनिधित्व किया तथा मनमोहन सिंह सरकार में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनी। कुमारी शैलजा राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार फोरम के संचालक मंडल के सदस्य निर्वाचित हुई। बाद में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावास की 21वीं शासी परिषद की अध्यक्ष चुनी गई। कुमारी शैलजा चौथी बार 15वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। कुमारी शैलजा आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन और पर्यटन विभाग की केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहीं। उन्होंने आवास और शहरी गरीबी उपशमन और संस्कृति मंत्रालय की केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद का दायित्व संभाला। वे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप कार्य कर रही थीं। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस संगठन में कार्य करने की इच्छा जाहिर की। केंद्रीय पर्यटन मंत्री कुमारी शैलजा की याचिका पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर उन पर धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी, जालसाजी व अन्य आपराधिक षड्यंत्र के आरोप लगाए। याचिकाकर्ता वकील BS चाहर ने कथित तौर पर आरोप लगाया कि शैलजा ने मिर्चपुर मामले में जाट नेताओं के खिलाफ वाल्मीकि समुदाय के लोगों को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही एक मुकदमेबाजी से खुद को बचाने के लिए उन पर दबाव बनाकर कोरे और गैर न्यायिक कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। समकालीन आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों, विकासशील देशों के समावेशी विकास और पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर तथा शहरी गरीबों के आवास व अन्य संबंधित मुद्दों पर कार्य करने की विशेष रुचि है। आर्मी गोल्फ क्लब
भारत पर्यावास केंद्र और भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की सदस्य हैं। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण और आवास से संबंधित मुद्दों पर पढ़ना, अछूते स्थलों की यात्रा करना तथा संगीत की सभी शैलियों का लुत्फ लेना इनके समय व्यतीत करने और तनाव कम करने का जरिया है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रमंडल महिला सांसद संचालन समिति की सदस्य हैं। मानव बस्तियों पर राष्ट्रमंडल कंसल्टेटिव समूह की निर्वाचित अध्यक्ष भी हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण तथा सुविधाहीन व हाशिए के लोगों के साथ वंचित समूहों के उत्थान के लिए भी काम किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।